स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एक टॉपिक कराऊंगा। एक क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर पे ही बेस्ड है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। एक थिन वायर है, पतली सी वायर है जिस पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चूंकि थिन वायर है तो लैम्डा इस्तेमाल होता है। लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ कहते हैं ना। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ व्हाट, वायर। पूछा यह है कि अगर कोई चार्ज, दूसरा चार्ज Q मूव करता है A टू B, अगर कोई दूसरा चार्ज A से B जाता है, दो पॉइंट है A और B, A वायर से R1 दूरी पे है, B वायर से R2 दूरी पे है, तो अगर कोई भी चार्ज पॉइंट A से पॉइंट B ट्रेवल करके चला जाता है तो बताओ इस चार्ज को मूव करने में वर्क डन क्या करना पड़ेगा। राइट, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वर्क टू डिस्प्लेस किसे, चार्ज Q फ्रॉम A टू B। ये है सवाल। A की दूरी वायर से R1, B की दूरी R2। आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था गॉस थ्योरम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी वजह से, वायर की वजह से, तो आप पढ़ाया था मैंने कि किसी भी डिस्टेंस R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में, गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कितने डिस्टेंस पे देख रहा हूं मैं, बताओ, एट डिस्टेंस r देख रहा हूं मैं, तो ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी भी थिन वायर की वजह से, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात की कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा, सवाल ये उठता है, इसलिए कि ये r वेरिएबल है ना। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, r क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस, कहां से, वायर से। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे या पास आओगे तो वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स तो होगी नहीं, डिस्टेंस क्या होगी, वेरिएबल होगी। जब डिस्टेंस वेरी करेगा तो इंटेंसिटी भी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी वेरिएबल होगी तो जो F मान लो, व्हाट इज F, फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, ये चार्ज Q करेगा, तो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फील्ड भी है, किसकी फील्ड है, वायर की फील्ड में ये ट्रेवल कर रहा है, तो कोई भी चार्ज किसी की फील्ड में है तो फोर्स फील करेगा, तो वो फोर्स कितना फील करेगा बताना, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा कोई भी चार्ज दूसरे की फील्ड में फोर्स फील करता है, तो ये मूविंग चार्ज किसके फील्ड में फोर्स फील करेगा, इस वायर की फील्ड में। और वायर की फील्ड क्या फॉर्मूला पता है, तो कितना हो गया, Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये भी जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल, ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल। अरे भाई वेरिएबल ही तो होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है वायर की तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। कौन फोर्स फील करेगा, ये चार्ज किसके फील्ड में, वायर के फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी थिन वायर की वजह से क्या होता है, r डिस्टेंस पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और r तो होता है उस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और r, यहाँ पे कुछ और r, पॉइंट टू पॉइंट r चेंज होता है, डिस्टेंस बदलती है। तो वायर से जितना आगे पीछे दूर रहोगे, पास रहोगे, इंटेंसिटी चेंज होगी। r की वजह से E वेरिएबल, तो ये जो चार्ज फोर्स फील करेगा वो फोर्स वेरिएबल। हमें तो निकालना है मेन वर्क डन। तो आपको पता है वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं, राइट, याद है क्या करते हैं, फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। दो फॉर्मूले होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, या अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर दो। और यहाँ तो फोर्स वेरिएबल आ रहा है फील्ड वेरिएबल होने की वजह से, तो इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां मोशन कराना है, वायर से पहले कितनी दूरी पे था, R1, अब वो वायर से कितनी दूरी पे चला गया, R2। मेन तो R क्या है, कहां से दूरी, वायर से होती है ना, तो R की लिमिट क्या होगी, R1 टू R2, बस फिनिश। अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दो आराम से, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही करते हैं, QE। मैंने क्या किया बताओ बेटा, फोर्स QE, Q तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया QE। अब Q तो बाहर आ ही चुका है, E की वैल्यू भी निकाला था ना आपने, या पूरे QE की वैल्यू पुट कर दो एक ही बार, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और ये dr फ्रॉम वेयर टू वेयर, R1 टू R2। क्या किया मैंने, F इक्वल टू QE बाहर, E का वैल्यू रख दिया, ठीक है। यहां भी क्या क्या कांस्टेंट उसको भी निकाल ही दो। लैम्डा कांस्टेंट है, ये तो फिक्स होता है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कांस्टेंट, Q कांस्टेंट पहले से था, लैम्डा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, किसका इंटीग्रेशन हो गया, dr बाय r का।
फ्रॉम वेयर टू वेयर, R1 टू R2, फिनिश हो गया बच्चे। फिर इंटीग्रेशन dr बाई आर, dx बाई एक्स, dy बाई वाई, log y हो जाता है। कुछ फॉर्मूले आपको 11 से याद रखना था। तो क्या आ जाएगा, वाट इज इक्वल टू q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dr बाई r का क्या हो गया बताना, log r, फ्रॉम वेयर टू वेयर, R1 टू R2, dr बाई r का log r इंटीग्रेशन हो जाता है। अब लिमिट पुट करते हैं, वाट इज इक्वल टू q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट r के जगह पे R2 माइनस लोअर लिमिट r के जगह पे R1। बस फिर आप जानते हो log a माइनस log b एक साथ log है तो log a बाई b, बस वर्डन का फॉर्मूला q, वर्डन का वैल्यू फॉर्मूला थोड़ी वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log a माइनस log b को log क्या लिख देंगे, log R2 बाई R1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन वायर। ये देखिए बोर्ड पे आपके सामने सारा सॉल्यूशन मैंने बता दिया। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, किसके कौन ट्रेवल कर रहा है, Q, कहां से कहां, A टू B, किसके फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, खुद के फील्ड में तो फोर्स फील करता नहीं, खुद के फील्ड में तो कोई उसका एक्शन होता नहीं, वायर के फील्ड में। तो वायर की फील्ड का फॉर्मूला डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो फील्ड वेरिएबल होगा, तो फोर्स भी जो फील करेगा वो भी वेरिएबल। हमें तो निकालना था वर्क डन, और वर्क डन का मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन, फोर्स को क्यू बाहर, फिर ई में भी कांस्टेंट जो बाहर, dr बाई r का log r। कुछ वैल्यूज इंटीग्रेशन के आपको पूरे 11th में भी जरूरत पड़ा था, 12th में भी पड़ेगा, याद रखना। अगर कहीं अकेला dx हो तो इंटीग्रेशन x हो जाता है, याद रखना। और अगर x का पावर n हो dx के साथ, कोई भी पावर n हो, तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है, ठीक है, याद रखना। ये सब इसकी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। और अगर कहीं dx बाई x हो तो इसका हो जाता है log x, जो मैंने अभी यूज किया। और अगर कहीं sin x dx हो, मतलब तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। और cos का कहीं इंटीग्रेशन आ जाए बेटा तो sin x। ये सब 1 2 3 4 5 फॉर्मूले ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये सब फॉर्मूले जनरली यूज होते हैं, पॉइंट क्लियर कर लेना, ठीक है। ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, 11th में भी किया था, 12th में भी किया था, राइट। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चार्ज को A से B मूव कराना था, और मूव कराने में वर्क डन हमें फाइंड करना था, राइट। अब देखना, यहां पे सब मैं नोट्स में भेजूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं, एक अच्छा क्वेश्चन था। वो जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। यस, द नेम ऑफ द टॉपिक इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। आपसे कोई पूछता है कि भैया एक बात बताइए, किसे आप कहोगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज कॉल्ड इक्यू पोटेंशियल सरफेस, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? सर ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल इक्यू हो, यानी इक्वल हो। कोई भी एक ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल अगर सेम पाया जाए एवरीवेयर, देन व्हाट यू विल से कि सर वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है। याद रखिएगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या क्लियर हो गया कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है बेटा जहां पे हर जगह एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्यू पोटेंशियल। जैसे कि एग्जांपल, इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस अराउंड अ चार्ज वेयर वी विल हैव सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। तो बताओ, अगर एक चार्ज की चारों तरफ मैं एक स्फेरिकल सरफेस बनाऊं, तो गौर से देखो, अगर स्फेरिकल सरफेस बनाऊं r रेडियस का चारों तरफ, तो कहीं पर भी पोटेंशियल निकालोगे इस चार्ज की वजह से सरफेस पे, सरफेस से कहीं पर भी देखो क्या फॉर्मूला होगा, kq बाय r। यहां पर बताओ डिस्टेंस तो r ही होगा, क्या फॉर्मूला होगा, kq बाय r। यहां पर निकालो डिस्टेंस तो r ही होगा, क्या फॉर्मूला होगा, kq बाय r। तो अब देखो, तो कहीं पर भी देखो यू विल गेट द सेम पोटेंशियल एवरीवेयर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। सो इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज व्हाट, कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? बोलना सर इक्यू पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है सर जहां पे कहीं पर भी आप देखोगे एक ही पोटेंशियल पाया जाएगा, एवरीवेयर वी विल हैव सेम पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्यू पोटेंशियल सरफेस।
राइट। इसको तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जांपल बताओ तो जरा बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह एग्जांपल, तो एक चार्ज के चारों तरफ मात्र स्फेरिकल सरफेस ही इक्विपोटेंशियल हो सकता है, और अगर मान लो सरफेस किसी और शेप में लोगे तो आर बदलता जाएगा तो पोटेंशियल भी बदलता जाएगा। सो ओनली वन शेप विल डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ चार्ज एंड दैट विल बी ओनली स्फेरिकल सरफेस। फिर पेपर में आता है, ये आता है काफी अक्सर आता है कि अगर मान लो दो चार्जेस दे दूं, एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस, सिस्टम में दो चार्जेस हो, अभी एक चार्ज दो पॉइंट चार्जेस हो, तो दोनों का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो आप बोलोगे सर अगर पॉइंट चार्ज है तो कितना भी बड़ा सरफेस बनाओ होगा तो स्फेरिकल सरफेस ही इक्विपोटेंशियल, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो। व्हाट टाइप ऑफ शेप? ओनली द स्फेरिकल शेप विल रिप्रेजेंट व्हाट? इक्विपोटेंशियल सरफेस। What type of shape? Only the spherical shape। लेकिन ध्यान रखना अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हो जाए, चाहे दोनों प्लस हो जाए चाहे दोनों माइनस हो जाए, सेम नेचर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सेम नेचर में क्या होता है? शेप स्फेरिकल नहीं होता। देखना कैसे, अगर सेम नेचर के दोनों चार्जेस हों तो शेप स्फेरिकल नहीं होता। देखना यहां पे शेप एक साइड एलिप्टिकल होने लगता है, ठीक है, चार्जेस के बीच में एलिप्टिकल होने लगेगा। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो शेप स्फेरिकल होगा, लेकिन अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो जो चार्जेस के बीच में जो गैप है यहां इधर, इसके बीच में जो शेप होगा वो एलिप्टिकल होने लगेगा, एलिप्टिकल शेप। दो सरफेस के बीच गैप जो होगा, जो सरफेस तो बनाते हैं कितना भी बड़ा बनाओ सरफेस तो बड़ा होता जाएगा, जहां तक फील्ड है वहां तक सरफेस बनेगा, लेकिन सरफेस के बीच का गैप अगर दिखाओगे तो वो चेंज होगा। बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, यहां क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं आता, पेपर में सिर्फ बनाने को आता है। टू सिमिलर चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, किस शेप में होगा? दो अपोजिट नेचर का बनाओ, ठीक है। एक बात बताओ, जब दोनों सेम नेचर के होंगे तो बीच में लाइंस जाएंगी नहीं जाएंगी? लाइंस कहां से कहां जाती हैं? अवे फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स द माइनस, तो इसमें इधर भी जाएंगी, इधर से भी आएंगी, इधर से इधर भी जाएंगी, लाइन यहां भी होंगी इधर भी होंगी, बट यहां लाइन बाहर तो जाएंगी बट बीच में नहीं जाएंगी। कहां से जाएंगी? प्लस से माइनस होता तब तो जाती, तो यहां पे लाइंस नहीं होते, और जहां लाइंस नहीं होते वहां पे फील्ड कम होने लगती है, खत्म हो जाती है। तो एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए, E बराबर अगर मैग्नीट्यूड मिले तो dv/dr, पढ़ाया था ना बेटा, E इक्वल टू dv/dr। ध्यान से देखो, अब देखो dv/dr, तो dv बराबर कितना हो गया? ध्यान से देखना, छोड़ो, dv/dr हो गया। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, यहां पे अगर देखा जाए E और dr के बीच का रिलेशन, E और dr के बीच का रिलेशन, तो E dr के क्या इनवर्सली है? इनवर्सली है ना? इनवर्सली का मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और अगर इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता जाएगा। तो जो मैं पूछूंगा जवाब दीजिएगा ध्यान से। अगर दोनों प्लस प्लस हो तो बीच में लाइंस होंगी? नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में नहीं होंगी। यहां तो होंगी ना, लाइंस ऐसे होंगी, ऐसे भी होंगी और ऐसे से ऐसे भी होंगी, बट यहां कैसे? यहां तो अवे होंगी, मान लो पॉजिटिव है तो अवे होंगी, लेकिन बीच में नहीं होंगी। कैसे होंगी? बीच में कैसे? इधर से इधर जा ही नहीं सकती, माइनस है, इधर से इधर आ ही नहीं सकती, ये माइनस है। तो जहां लाइंस नहीं होंगे वहां फील्ड बहुत कम हो जाएंगे, होंगी या होंगी लेकिन बहुत कम, यानी ई जैसे जैसे कम, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे लाइंस बहुत कम होती जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे ई कम होता जाएगा डीआर बढ़ता जाएगा। डीआर बढ़ने का मतलब सरफेस के बीच का गैप, डीआर यहाँ पे वही है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे गैप बढ़ेगा, अगली बार में गैप और बढ़ेगा, अगली बार में गैप और बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस के बीच का जब फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। ई जितना कम होगा, जितना घटता जाएगा, जितनी फील्ड कम पड़ती जाएगी उतना डीआर बढ़ता जाएगा, और जितना डीआर बढ़ता जाएगा तो सरफेस के बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा। और उस केस में अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो बीच में शेप एलिप्टिकल फॉर्म में आता जाएगा। स्फेरिकल कब होता है पता चला? सिंगल चार्ज हो तो स्फेरिकल। दो चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हैं तब भी कितना भी बड़ा बनाओ स्फेरिकल, लेकिन अगर दो चार्ज सेम नेचर के होंगे तो बीच में शेप एलिप्टिकल होगा। इधर का गैप तो बराबर बराबर लेके चलना, इस साइड जिधर लाइंस जा रही हैं
द लाइंस हैं, द लाइंस नहीं है उधर शेप थोड़ा बड़ा करते जाना, इलिप्टिकल। क्यों? क्योंकि जिधर लाइंस नहीं होंगी उधर देखो फील्ड कम होती जाएगी और फील्ड डिस्प्लेसमेंट की इनवर्सली होता है। फील्ड जैसे जैसे कम होती जाएगी dr बढ़ता जाएगा। dr का मतलब गैप, ये है dr, गैप बिटवीन द सरफेस, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और इनके बीच का शेप इलिप्टिकल होने लगेगा। तो ये इतना डिटेल में तो नहीं आता है, तो बुक में भी नहीं है, ना टीचर्स इतना स्कूल में बताते हैं, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया। आपके स्कूल में सिर्फ डायग्राम बनाने को आएगा, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बनाने को आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर अपोजिट नेचर के हैं तो स्फेरिकल ही स्फेरिकल बनाना, और सेम नेचर के हैं तो बीच में इलिप्टिकल शेप देते जाना है, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने आपको समझाया। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल, सुनना, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज में ध्यान से देखना, सब नोट्स में है। पहली प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज ट्रेवल करता हो सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह, फिर से सुनो, अगर कोई भी चार्ज सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रेवल करता है तो उसको ट्रेवल करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, वर्क डन ऑलवेज रिमेन्स जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि उसे ट्रेवल करने में उसे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, किस सरफेस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे उसे ट्रेवल करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। जैसे क्यों? देखो ध्यान से देखना, एक बार बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू dv, पिछले क्लास में पढ़ाया था। Q इज व्हाट? मूविंग चार्ज, कोई भी मूविंग चार्ज, एंड dv इज व्हाट? व्हाट dv? dv is what? Potential difference between points। कौन सा पॉइंट? जहां से जहां गए हैं। तो जब इक्विपोटेंशियल है, ध्यान से देखना, फॉर इक्विपोटेंशियल, जब सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा बेटा तो v तो कांस्टेंट होगा उस सरफेस पे हर जगह। तो जब v कांस्टेंट होगा तो dv क्या होगा? जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जब सरफेस ही इक्विपोटेंशियल हो जाएगा इसका मतलब सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम, और कोई चीज सेम होता है तो उसका डिफरेंस जीरो होता है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और जब डिफरेंस ही जीरो होगा तो जैसे इसको जीरो रखोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। यानी एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ट्रेवल करता है तो वर्क डन क्या करना पड़ता है? नो वर्क डन, नो वर्क डन टू मूव द चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? फिर से देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी अगर चार्ज मूव करता है, पिछली क्लास से पढ़ाते आ रहा हूं, वो मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट के बीच। और जब सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा तो v क्या होगा? कांस्टेंट। ऑब्वियसली v कांस्टेंट होगा। जब इक्विपोटेंशियल है तो हर जगह सरफेस पे एक ही कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, और कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंस जीरो होता है। तो v कांस्टेंट होगा तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज जीरो होगा, dv जीरो होगा तो रखोगे वर्क डन जीरो होगा। बोर्ड को देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा जीरो होता है। दिस इज द पॉइंट, राइट? ये पहली प्रॉपर्टी थी, याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी में मैं आता हूं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है बेटा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है, अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इंटेंसिटी होती है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर वो सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसे होगा? चार्ज होगा तभी तो होगा, और चार्ज होगा तो इंटेंसिटी भी होगी। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पे उस सरफेस पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखिएगा, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरा बोर्ड एक ऐसा सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल है। कैसा है? इक्विपोटेंशियल। ध्यान से देखना, मान लो ये एक सरफेस है, 5 वोल्ट, हर जगह एक ही वोल्टेज है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, पहले से तैयार है वोल्टेज। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी? इंटेंसिटी भी होगी, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे। अब परपेंडिकुलर अंदर भी जा सकती थी, बाहर भी आ सकती, लेकिन ये परपेंडिकुलर, यहां पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर होगी, क्योंकि ये चार्ज वोल्टेज प्लस है। प्लस का मतलब चार्ज भी प्लस होगा, प्लस का वोल्टेज प्लस होता है, माइनस का वोल्टेज माइनस होता है। तो अगर यहां पे सोचो 5 वोल्ट का वोल्टेज है, ये सरफेस मान लो 5 वोल्ट का है, तो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगी लेकिन आउटवर्ड होगी। और अगर ये सरफेस -5 वोल्ट का होता है तो इक्विपोटेंशियल, हर जगह -5 -5 -5, तो इंटेंसिटी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी, लेकिन अब जो परपेंडिकुलर होगी वो अंदर जाएगी। क्यों अंदर जाएगी? क्योंकि चार्ज माइनस है, सॉरी वोल्टेज माइनस है, तो इसका मतलब चार्ज भी माइनस होगा। क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर वोल्टेज माइनस होता है तो समझो चार्ज भी माइनस ही होता है, क्योंकि इसमें साइन चार्ज के साथ बदलता है। अगर माइनस है तो समझो नेगेटिव चार्ज का है।
तो अगर कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल हो तो इंटेंसिटी उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर -5 वोल्ट है तो वो परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा, +5 वोल्ट होगा तो वो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, बट होगा परपेंडिकुलर। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, इसको प्रूव करूंगा मैं, इसको मैं प्रूव करूंगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखना, अभी मैंने क्या पढ़ाया 2 मिनट पहले कि पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई मैंने आपको, बोलो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, 0। अभी मैंने पढ़ाया ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना, लेक्चर बैक करके 1 सेकंड 2 मिनट पहले का लेक्चर देखना। हाँ यही तो है, अभी पढ़ाया मैंने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, 0। वर्क डन क्या होता है बेटा, 0। और वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है, अगर बेसिक ढंग से जाए तो F S cos थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। कांस्टेंट फोर्स के लिए देख रहा हूं मैं, हमने माना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, पर वर्क डन का फॉर्मूला तो यही होता है Fs cos थीटा। तो जब वर्क डन 0 है तो इसका मतलब Fs cos थीटा 0 हो गया, और जब Fs cos थीटा 0 होगा तो इसका मतलब cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 का मतलब थीटा 90 हो गया। यस, देखा आपने, ऐसे भी वर्क डन कब 0 होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। इससे ये पता चला कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता सकता है, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इंटेंसिटी और फोर्स एक ही लाइन में होते हैं। तो इससे क्या पता चला कि इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो सरफेस कैसे पता चला, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सरफेस पे चलेगा, मान लो कोई पार्टिकल यहां से यहां चला तो यहां से यहां चला, डिस्प्लेसमेंट अगर इसका s है तो क्या सरफेस पे ही चला ना, हवा में थोड़ी चलेगा। तो अगर इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर, सॉरी इंटेंसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर तो इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो सरफेस पे ही होगा ना, हवा में थोड़ी होगा। तो इससे साबित हो गया कि इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट अगर चार्ज ट्रेवल करती है तो उसके उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट किस पे होगा, सरफेस पे चलेगा, इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर से देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज कहीं से कहीं चला जाए वर्क डन 0 होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब वर्क डन 0 होगा तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला जो 9th 11th से पढ़ते आ रहे हैं, Fs cos थीटा, यानी वर्क डन 0 का मतलब Fs cos थीटा 0, मतलब cos थीटा 0 मतलब cos 90 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे थीटा 90 होता है, थीटा होता है किसके बीच, F और S के बीच। इट मींस कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। अब सुनो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही होती है। अगर मान ला, अरे यही तो पढ़ाया था मैंने, इंटेंसिटी अगर राइट है और कोई चार्ज पॉजिटिव फोर्स फील कर रहा है तो वो भी राइट जाएगा, कोई चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो फील्ड के अपोजिट होगा। तो फील्ड अगर राइट है तो वो फोर्स लेफ्ट होगा, बट राइट हो या लेफ्ट हो, लाइन तो फील्ड इंटेंसिटी की ही होगी। इंटेंसिटी की लाइन और फोर्स की लाइन हमेशा सेम होती है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, हवा में तो होता नहीं, सरफेस पे ही होता है। तो इसको थोड़ा मिला के समझो कि इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, इट मींस वी कैन से इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। इससे साबित हो गया कि अगर कहीं पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। याद रखना, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब बच्चे बताना एक बात, ध्यान से पॉइंट क्लियर करो मुझे, कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ अभी मैंने पढ़ाया कैसा सरफेस, किस तरह के शेप का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये चार्ज प्लस है, हर चार्ज की अपनी इंटेंसिटी भी होती है। अब प्लस है तो प्लस की इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। बट कहीं पर भी दिखाओगे अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये सब किसकी डायरेक्शन है, इंटेंसिटी के। यहां पे दिखा रहा हूं किसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूं, इंटेंसिटी की दिखा रहा हूं, किसकी दिखा रहा हूं, इंटेंसिटी की दिखा रहा हूं। बट कहीं पर भी बनाओगे तो उस जगह पे सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये रूल है, अभी मैंने बताया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हो तो वहां पर इंटेंसिटी भी दिखानी है, तो हर जगह कहीं पर भी दिखाओगे उस जगह सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये चार्ज प्लस ना होता, अगर ये चार्ज माइनस होता, तो प्लस हो या माइनस हो
सरफेस का तो शेप इक्विपोटेंशियल बनाओगे तो स्फेरिकल ही होगा। अब इंटेंसिटी भी दिखानी है, तो इंटेंसिटी क्या मैंने कहा बताओ, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन अब यहाँ पे कहीं पर भी दिखाओगे आप सरफेस के परपेंडिकुलर, बट इतना फर्क होगा कि अब इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि नेगेटिव की इंटेंसिटी टुवर्ड्स द चार्ज होती है और पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। वो तो पुराना ही कॉन्सेप्ट है, बट कहीं पर भी सरफेस के साथ दिखाओगे तो वो परपेंडिकुलर ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पढ़ाया कि इंटेंसिटी कहीं पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है अगर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी बनाओ ना बेटा, तो सरफेस के साथ साथ इंटेंसिटी भी दिखा दो तो मार्क्स और ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी और डायग्राम के साथ एग्जांपल। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी तीसरी, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेवर द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। जिस तरह याद है फर्स्ट चैप्टर में द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, उसी तरह टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ऐसा क्यों? अभी बताता हूं क्यों। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 5 वोल्ट का और ये दूसरा है अपने आप में 3 वोल्ट का। मतलब 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, ये हर जगह 5 5 5 5। दूसरा इक्विपोटेंशियल है अपने आप में हर जगह 3 3 3 3 3। अब अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम इंटरसेक्ट करा दें, ये राइट, तो क्यों नहीं करेगा? ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, यहां पे 8 वोल्ट। सिंपल सी बात है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो ये 8 वोल्ट एक ऐसा सरफेस बना, एक ऐसा छोटा सा सरफेस बना, ये छोटा सा जो जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पे जो छोटा सरफेस बनेगा ना तो इसके साथ इक्विपोटेंशियल रहा ना तो इसके साथ रहा, तो फिर ओवरऑल ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल नहीं होगा। ये 8 वोल्ट जो कॉमन इंटरसेक्टिंग सरफेस होगा वो फिर इक्विपोटेंशियल के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये इस बात का ध्यान रखना। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। Just that two electric field lines can never intersect. It means at the same thing, the two equipotential surface also can never intersect. Because if they will intersect, then at the point of intersection, we will have two different electric potentials at the same point. नहीं होंगे, देखो जैसे ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पे 5 वोल्ट भी आ गया, इसका 3 वोल्ट भी आ गया, तो मिला के 8 वोल्ट आया ना। इसलिए एक ही सरफेस पे दो अलग-अलग दो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर तो ये इक्विपोटेंशियल की कैटेगरी से गायब हो जाएगा। फिर ये पॉसिबल नहीं है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और दो सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और तब भी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर दिखाए, ये पॉसिबल नहीं है। So the two equipotential surface can never intersect because if they will intersect, then at the point of intersection we will have two potential, इसका और इसका दोनों, it means it will not exist as now equipotential surface। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी मैंने क्लियर कर दी। पहली प्रॉपर्टी आप रिवाइज करवाओ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वर्क डन 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अभी मैंने बताया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वहां पे इंटेंसिटी दिखानी है तो वो इंटेंसिटी उस जगह सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। विद प्रूफ बताया मैंने। कैसे बताया? वर्क डन 0 तो एफएस कॉस थीटा 0, फिर कॉस थीटा 0, फिर थीटा 90। थीटा किसके बीच? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अब थोड़ा सा घुमाते हैं, फोर्स और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर तो फिर इंटेंसिटी भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट तो हवा में होता नहीं है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट सरफेस पे ही होगा, चलेगा भी तो, यानी कि इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर यानी इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा, जवाब देना। एक चार्ज है Q और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। एक चार्ज पार्टिकल Q डैश A टू B गया, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q डबल डैश A टू, इसको मैं C मान लूं, A टू C, C टू B गया। तो जरा बताना, वर्क टू मूव Q डैश क्या होगा, कहां से कहां, फ्रॉम A टू B, क्या होगा? Who will give the answer? बोलोगे सर 0 होगा। सर क्या बात है सर। चला कहां से? A से, पहुंचा कहां पर है? B पे। तो वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ध्यान दो, चला था A से, पहुंचा है B पे। A और B दोनों हैं किस पे?
एक स्फेरिकल सरफेस पे हैं और एक चार्ज के चारों तरफ जो स्फेरिकल सरफेस होता है वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल। तो स्फेरिकल सरफेस पे कोई भी चार्ज चल ले, चाहे वो ऐसे चले चाहे वो कैसे चले, बताओ, कोई भी चार्ज वर्क टू मूव। दूसरा चार्ज क्या ट्रेवल किया है, एक चार्ज क्यू डैश चला है, दूसरा चार्ज क्यू डबल डैश चला है। कहां से कहां चला है, ए टू सी, सी टू बी है, तो होगा तो जीरो। अरे भैया ये ऐसे पहुंचो या ऐसे पहुंचे, पहुंचते रहे हो, चले भी थे आप उसी सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, और पहुंच भी रहे हो स्फेरिकल सरफेस पे। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चाहे रास्ता ऐसे हो चाहे रास्ता ऐसे हो, चल इनिशियल पॉइंट भी उसी पोटेंशियल पे, और जो बी पॉइंट है वहां भी पहुंचोगे तो वही पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि है तो इक्विपोटेंशियल, यानी वर्क डन विल बी जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, यहां से यहां चलो, कहीं भी चलो भैया, कोई भी चार्ज को मूव कराओ, क्यू डैश या क्यू डबल डैश, अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहा है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच मोशन करोगे तो वर्क डन जीरो होगा, चाहे पाथ ऐसे हो चाहे पाथ ऐसे हो, कैसा भी, याद रखना। अच्छा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका है, ये जो आप देख रहे हो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है। किसका है, किस चार्ज का है, क्यू का है ना। ये किसके चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस बन रहा है, इसके चारों तरफ ना, ये सरफेस क्यू का है। लेकिन चलेगा क्यू थोड़ी, चलेगा तो दूसरा। हमेशा कोई भी चार्ज खुद के फील्ड में फोर्स फील नहीं करता, कोई भी चार्ज खुद के पोटेंशियल डिफरेंस के कारण नहीं चलता। अगर सरफेस किसी और का है तो चलेगा कोई दूसरा चार्ज, जैसे यहाँ क्यू डैश चला, इधर से क्यू डबल डैश चला, तो कोई भी चले, कोई भी चार्ज, क्यू डैश या क्यू डबल डैश, एनी चार्ज, बट इफ इट मूव्स on the equipotencial surface then the work done will always zero, right? एग्जाम्पल याद रखना, एक एग्जाम्पल है इक्विपोटेंशियल पे ही, और इक्विपोटेंशियल खत्म हो जाएगा टॉपिक। इक्विपोटेंशियल चल रहा है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेटा इक्विपोटेंशियल पे, ध्यान से देखना। एक सवाल आया, ड्रॉ सम इक्विपोटेंशियल सरफेस इन YZ प्लेन। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए इन YZ प्लेन। सरफेस तो हमेशा 2D होता है ना, 2 डायमेंशनल, YZ प्लेन में आया काफी बार एग्जाम में। हैविंग, पहली बार में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी बार में होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द क्वेश्चन। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है किस प्लेन में, YZ प्लेन में। तो सबसे पहले मुझे बताना, आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, ये x होता है, ये y होता है और ये z होता है, x y z। हमें किस प्लेन में दिखाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, YZ प्लेन में, यानी कि हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो y और z को मिला के बनना चाहिए। देखो ये ध्यान दो, ये रहा y और z, y और z को मिला के सरफेस बनाया, और बनाते हैं, चलो दो बनाया, जितने बनाऊंगा सरफेस, लेकिन वो होगा किसमें, YZ प्लेन में बनाना है। और बोलता अगर ZX प्लेन में तो कैसे बनाते, अगर ये ZX होता तो ऐसे बनाते, राइट, ऐसे बनाते, ये ZX प्लेन में होता, ये YZ में बोला है तो Y और Z, ये X Z, वो डिपेंड करता है सवाल क्या है, सीखो। एक और बना दो, चलो मैंने कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए, 3 अपने आप में। अब मैं वैल्यू अपने हिसाब से सेट करूंगा। ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। ये अपने आप में 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने आप में 8 वोल्ट का, ये अपने आप में 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। अब जरा सुनो, अब इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होती है, जहां पे अगर दो वोल्टेज है तो दोनों सरफेस के बीच में इंटेंसिटी दिखाओगे। चलो इसके बीच हमने E1 मान लिया और इसके बीच में हमने E2 मान लिया। मुझे एक बात बताना, ध्यान से बताना, यहां पे जो मैंने कहा अभी आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, सोच के जवाब देना, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में लेना है बेटा, YZ प्लेन में। तो जो इंटेंसिटी दिखाओगे फिर आप x में दिखाओगे ना,
बोलो क्यों दिखाओगे एक्स में? तो मैंने बताया कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर वाईजेड प्लेन में सरफेस है तो इंटेंसिटी एक्स में होगा, अगर जेड प्लेन में दिखाते तो इंटेंसिटी फिर वाई में दिखाते, फिर तो वाई में दिखाना पड़ता ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो, इसीलिए हमने इंटेंसिटी को एक्स में दिखाया, ऐसे दिखाया। E1 किसके बीच इंटेंसिटी है? इन दोनों सरफेस के बीच। E2 किसके बीच है? इन दोनों के बीच। अब मैं अपनी मर्जी से दोनों सरफेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट dr या 1 लगा दे रहा हूं, ये 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं, और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट 2, ये भी ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर। चलो, हो गया। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का किसी भी दो पॉइंट के बीच? क्या होता है? मैंने पढ़ाया था dv/dr, राइट? dv/dr। तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं E1 किसके बीच है? इन दोनों के बीच है, सरफेस के बीच। तो इन दोनों के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है? dv का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करो 10 - 8 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है? 2। तो 2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इंटेंसिटी आ गई। अब E2 निकालते हैं। E2 किनके बीच है? इन दोनों के बीच का। यहां भी लगाते हैं वही dv/dr, करो dv/dr, करो माइनस इन दोनों के बीच का भी, क्या आ जाएगा? 8 - 6 बोलो अपॉन कितना? dr यहां भी कितना है? 2, 2/2 कितना आ गया? 1 ही आ गया, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो जरा E1 E2 की वैल्यू क्या है? सेम आई। तो क्या बोलोगे? ये जो एग्जांपल है ना सर, इस एग्जांपल में हमने वैल्यू को कुछ इस तरह सेट किया था। आप वैल्यू कुछ भी सेट करो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ऐसे सेट करो ना बेटा, वो सारे सरफेसेस के पोटेंशियल को और इनके बीच की दूरी को, ताकि E1 E2 सेम आ जाए। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर? यहाँ पे E1 E2 सेम आया, इसका मतलब ये जो एग्जांपल आपने दिखाया वो यूनिफॉर्म फील्ड का दिखाया। कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म फील्ड। क्या सवाल था कि आप कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए, कुछ का मतलब 3 तो लेना ही पड़ेगा कम से कम। 3 लोगे तो तभी तो E1 E2 2 कम से कम फील्ड दिखेगी। 3 लोगे तो एक फील्ड इनके बीच, एक फील्ड इनके बीच, और वो किधर दिखाना है? वाईजेड प्लेन में। तो वाईजेड प्लेन में दिखाना है तो इंटेंसिटी एक्स में दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप में है, सब अपने आप में है। ये थोड़ी कि ये सब इक्विपोटेंशियल है, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल, ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये 10 वोल्ट का, ये 8 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का। तो एग्जांपल कुछ इस तरह सेट करना ताकि इस फॉर्मूले से E1 E2 की वैल्यू सेम आ जाए। अब दिखाना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म में कोई एक चीज डाटा आगे पीछे कर दो, कोई एक कर दो। चलो इसी को कर दो ना यार, चलो इसी को 1 करो। चलो 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बताओ तो जरा कहां आया? अलग अलग आया ना। तो अब क्या बोलोगे सर? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब वैल्यू कुछ इस तरह सेट करें कि एक बार E1 E2 सेम आ जाए, और एक बार वैल्यू कुछ इस तरह सेट करें, चाहे इसको आगे पीछे कर लें या इसी में से किसी एक को बदल दें, E1 E2 अलग आ जाए, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल। और अगर वैल्यू इस तरह लोगे कि E1 E2 सेम आ जाए इस फॉर्मूले से, तो वो यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर इंटेंसिटी किधर दिखाओगे? एक्स में ही दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वाईजेड प्लेन में बोला था, राइट? अब बच्चे मान लो, देखना सारे में टॉपिक आज मैंने फिनिश कर दिया। किस पे था? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। मान लो ये ZX प्लेन बोलता, ZX, तो X ऐसे Z ऐसे, तो कैसे बनाते हैं? ये देखो XZ XZ XZ। तो इंटेंसिटी कैसे दिखाते हैं? फिर Y में दिखाते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। बाकी सब वही एग्जांपल E1 E2 दिखाए थे, यानी नेट दिखाया है, पूरा नेट ऐसे जाएगा। ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस प्लेन में इक्विपोटेंशियल दिखाना है। जिस प्लेन में बोले उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस पूरा फिनिश कर दिया, और इसके नोट्स में भेजूंगा। और अगली क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक, और लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर सीधे कैपेसिटर पढ़ाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो आप प्लीज इस टॉपिक को पढ़ना, रिवीजन करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना। समझ में आ गया होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। तो एक बात बताओ, आपसे जाते थे मैं एक चीज पूछूंगा, कॉन्सेप्चुअल बोर्ड एग्जाम में अभी मुझे याद आया कि 2 ऐसे एग्जाम्पल बताओ फिजिक्स में जहां पे वर्क डन 0 होता है चार्ज के मूव के मोशन के बावजूद। 2 ऐसे एग्जाम्पल। तो क्या बोलोगे सर? एक तो एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप कहीं से कहीं चला जाओ चार्ज को लेकर, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज कहीं से कहीं चला जाए, वर्क डन 0 होता है। और दूसरा सर एट, याद करो, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, यहां पर भी
कोई भी चार्ज मूव करे तो वर्क डन 0 होता है। क्यों? यहां पे क्यों 0 हुआ? क्योंकि यहां पे v कांस्टेंट होगा तो डिफरेंस 0 होगा। और यहां पे क्यों होगा? क्योंकि डायपोल के इक्वेटोरियल पे v कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल तो होता ही नहीं है भाई साहब। तो जब पोटेंशियल नहीं होगा तो डिफरेंस कहां से होगा? और यहां v होता है बट v कांस्टेंट होता है तो डिफरेंस 0 होता है। और वर्क डन तो होता है मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन 0। तो दो ऐसे एग्जांपल बताओ जहां पे वर्क डन होता ही नहीं है। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसे भी चल लो, किसी भी चाहे सीधे जाओ या कैसे भी आओ, बट अगर सरफेस उसी सरफेस पे चल रहे हो तो वर्क डन 0 होगा। और एक डायपोल का याद करो, डायपोल के एक्सियल पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बट डायपोल के इक्वेटोरियल पे क्या, डायपोल के एक्सियल लाइन पे तो पोटेंशियल होता है बट डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल नहीं होता। तो वहां तो पोटेंशियल कांस्टेंट या पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो वर्क डन फिर कहां से होगा? दो ऐसे एग्जांपल जहां चार्ज को मूव कराओ फिर भी वर्क डन नहीं होता, एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, काफी कुछ करा दिया मैंने, इसको पढ़ना रिवीजन करना। थैंक यू वेरी मच।